बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से हूँ। आप सुनाएँ, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, शेख रशीद साहब 40 दिन के बाद तकरीबन मंजर आम पे आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मुनीफ फारूक को। उसमें उन्होंने कहा कि 40 रोज़ा चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई है। नहीं मालूम कि मुझे चिल्ला किस जगह काटना पड़ा था, लेकिन इस दौरान मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि तमाम लोग जो रूपोश हैं या छुपे हुए हैं, वो आम माफ़ी की उनसे अपील की जाए और 9 मई में जो गलतियां सरजद हो गई और जो बेगुनाह जेलों में हैं, उनको आम माफ़ी दिलाई जाए। मेरा साथ दें और मैं इस मिशन पर निकल रहा हूँ। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। तो अब उसामा साहब, आप बता दें, एक बड़ा मिशन लेके निकल रहे हैं माफ़ी का, और अगर आपको याद होगा हमारे प्यारे नबी ने फ़तेह मक्का के टाइम पे आम माफ़ी का ऐलान किया था और ये तो सुन्नत भी है। तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो शेख रशीद साहब ने फरमान जो भी दिया या जारी की है, इसमें वो बहुत ज़्यादा वो इंटरव्यू मैंने ख़ुसूसी तौर पे देखा है, तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और इनकॉन्फिडेंट नज़र आए। जैसे वो माज़ी में हुआ करते थे, वैसे नहीं थे। मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और लफ्ज़ उनका साथ नहीं दे रहे थे। और खुशखबरी की बात ये है इसमें कि ये अल्फ़ाज़ शेख रशीद के नहीं हैं और ये वो आप कुछ दिनों बाद मुझे आपके जुमले मेरे कानों में गूँज रहे हैं कि उसामा साहब, आपकी एक और पेशीनगोई ठीक हो गई कि जो आपने कहा था कि अक्टूबर में मैक्सिमम लोग छूटते नज़र आएँगे, तो हार्ड लक वाले नवंबर में निकल आएँगे और मंज़रनामा पीटीआई के लिए टोटल चेंज होगा नवंबर में। तो ये असल में वही बात कर रहे हैं कि भाई अब इस सिनेरियो से निकलना कैसे है जो बिल्ड हो गया है। तो शेख रशीद साहब की इतनी विल या मैं समझता हूँ कि इतने जुर्अत नहीं है, जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि इस तरह का कोई मिशन या इस तरह का कोई बात वो खुद से अडॉप्ट कर सकें। इसका मतलब है कि ये पॉज़िटिव जो बात है या खुशखबरी है जो पीटीआई के लिए, ये वहाँ से आ गई है और इसको समझ लें कि अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं और ये सब है, तो ये चांसेस हैं कि शेख रशीद साहब को मोहरा बना के और इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करके और एक जो अवामी और जैसे कहते हैं ना एक खला आ गया और इससे तो वाक़ई इसके चांसेस हैं कि आम माफ़ी और ये सारा मामला हो सकता है। तो उसामा साहब, आप क्या देखते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सितारे जो हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। सितारों की चाल क्या कहती है, उनके हम जाने वाले हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण गुजर चुका है, चांद ग्रहण आने वाला है। तो उसके हवाले से बताएं कि क्या पोजीशन बन रही है प्लानिटरी। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि खान साहब की 30 अक्टूबर के बाद सूरत-ए-हाल सेफ होगी और वो भी एक सेफ ज़ोन में एंटर हो जाएँगे और उनके भी ये सारे जो मामलात हैं, जो आप हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से जैसे भी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, उसमें भी एक तब्दीली वाक़ई होगी। तो नवंबर खान साहब के लिए भी एक अच्छा महीना साबित होगा और पीटीआई के लिए भी। और अपवर्ड अगर इसकी बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने जैसे बार-बार बता रहा हूँ कि जैसे ही ये ट्रांज़िट जो करेगा राहु केतु अपना चेंज, तो इससे भी अच्छे पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स खान साहब पे आएँगे क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म होंगे, जिनकी वज़ह से ये सब वो फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें एक और ऐड कर दूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड इस हद तक आ जाए कि दोनों बाहर हों और दोनों अपनी-अपनी कैम्पेन करें और अपने बल पे करें। और वो तो अपने बल पे फिर जब खान साहब को दे दी गई, तो टाइम कम होगा और सफ़र ज़्यादा होगा अपनी तरफ से। तो खान साहब को जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल निहत्था करके मुकाबला करवाया जाएगा, लेकिन खान साहब हैं, आपको पता है अगर बाहर आ गए और नवंबर में जो पॉसिबिलिटी है और ये सारा कुछ वो रीबिल्ड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है मुस्तकबिल में, इन फ्यूचर 2-4 महीने में इलेक्शन की भी खबरें हैं, शायद हो जाएँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब 4 अभी साल बाद। अभी
अभी ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि बदलता हुआ जो सिनेरियो है ना, किसी को भी नहीं पता। प्लैनेटरी पोजीशंस जो चेंज ला रही हैं ना, जिस एज पे आ रही हैं, वो मैं नहीं समझता कि इतना प्रेडिक्टेबल है कि जितना आप सब और ये सारे लोग ये सियासी तज्जियाकारों की और इनकी सुन के जो ज़हन बना रहे हैं कि जी बस यूं हो जाएगा, यूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होना है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स के चांसेस हैं। खसूसन ये जैसे नवंबर में तो ये मंजर बदलेगा जो अभी फिल्म चल रही थी। इसमें आप देखेंगे कि नवंबर से ऑनवर्ड एक नई फिल्म शुरू होगी। इसके बाद जनवरी एक और नई फिल्म लेके आएगा। वो जो नई सीरीज या नया मंजरनामा होगा वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा। तो इसलिए ये इतना जो जैसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल नहीं है, जिसको इतना एक्सपेक्ट आप लोग कर रहे हैं जैसे इलेक्शन को और सारा। और बल्कि हमें तो लोग इजाजत ही नहीं देते तज्जिया करने की, हालांकि हमारा तज्जिया मैं समझता हूँ ज्यादा मानी खेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपके तज्जियाकार हैं या जो पुराने बाबे बैठे हैं और वो माजी को देख के प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब वो अपने तज्जिया देते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं, वो कोई एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होती, वो माजी को देख के होती है। तो माजी को देख के तो अब प्रेडिक्ट करना पाकिस्तान को या दुनिया को या इसके सराउंडिंग को वो बड़ा गलत है। क्योंकि आप हम एक नए जैसे कहते हैं दौर में दाखिल हो रहे हैं और इसमें आप हम वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा। जैसे कि आपने देखा कि इतनी बड़ी जमात को इतनी तेजी से यूं क्रश कर देना इतने की देर में, ये पॉसिबिलिटी पहले कभी नहीं हुई जो आप देखी। लेकिन वो करके भी इसमें कामयाबी नहीं होगी, ये भी पहले कभी नहीं देखा कि पूरे इलेक्टेबल्स हिला के सारे पार्टी छुड़ा के उसके बावजूद भी अवामी पजीराई में कमी वाकई नहीं कर सके। तो ये भी नया हुआ। तीसरा जो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक और जहाज की फोटोज और जहाज, तो पिछली दफा भी ये एग्जाइल से आए थे, ऐसा तो कोई सीन नहीं देखने को मिला था जब 10 साल काट के आए थे ये। वो तो वापस ही भेज देता तैयारे में बैठा के इनको। वो एक दफा तो तैयारे में बिठा के वापस भेजा था, दूसरी दफा भी आप याद करें कि कोई इतना बड़ा गैमा गैमी नहीं क्रिएट कर सके थे। और अब ये बायोमेट्रिक का अदालत का चल के एयरपोर्ट पे चला जाना भी नया तो बड़ा सिनेरियो रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख ने ये भी नहीं देखा कि एक मुजरिम जो कन्विक्टेड है वो पहले तो बेल मिल जाए उसको, ये नहीं कभी हुआ। फिर बेल मिलने के बाद वो आके हिफाजती बेल लेके सीधा जेल ना जाए और जलसे में चला जाए, ये भी कभी नहीं देखा। तो एक्चुअली तो ये सारा कुछ जो आगे आने वाला अपकमिंग टाइम है, ये तज्जियाकारों की बातें और ये सारी खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो फेज है वो ये है कि पीटीआई और जो इमरान खान है, नवंबर उनके लिए कदर बेहतर नजर आता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, और उसमें आप हम तब्दीलियां देखेंगे। दूसरी बड़ी तब्दीली जनवरी में वाकई होगी, जिसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। वो कोई ये श्योर नहीं है कि वो पॉजिटिव किसके लिए होगी और नेगेटिव वो सबके लिए नेगेटिव हो सकती है, जो जनवरी है। उसके बाद बात करें तो अप्रैल असल में वो टाइम है जब मार्च अप्रैल में जाके जो जुपिटर है उसने अपनी डायरेक्शंस बदलनी है, तो उससे ओवरऑल सेंस सारों की अकलें जो है सलामत होंगी, वो अवाम की भी और जिन जिन के, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में था। तो वो भी आप हम देखेंगे कि अप्रैल में एक और तब्दीली होगी। शायद वो कलेक्टिव विजडम हमें हासिल हो जाए अप्रैल में। तो अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में डाला जाए, इस सारे को लिंक किया जाए नुक्तों को, तो मुझे ये लगता है कि जनवरी में कुछ ऐसा नया हो जाएगा जिसकी वजह से हमें अकल आ जाएगी। और वो अकल आएगी मार्च अप्रैल में। मतलब जो कौम की अकल जो कौम को अकल आएगी वो अप्रैल में इनकी अकलें और दिमाग सीधे होंगे सबके सबके। तो फिर इसको अगर सोचा जाए कि भाई अगर इतनी अकलें सीधी हुई, तो अकलें तो सीधी तब हुआ करती हैं जब हम कुछ देख लें बहुत बड़ा, मतलब या कोई अंधेरा या कुछ, जैसे कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के वापस आती। तो पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में कुछ हम ऐसा अनएक्सपेक्टेड देखें, ये इलेक्शन इलेक्शन अगर हुए तो इसमें कोई ऐसा टर्मोइल ना क्रिएट हो जाए या कुछ इस तरह का अनरेस्ट है बहरहाल। तो इसलिए मैं नहीं समझ रहा कि आप हम कोई इतने महीने पहले, जबकि हर महीना इतने मेजर यानी कि प्लानिटरी मूवमेंट्स में जेन बना के बैठ जाए कि जी यूं होगा और यूं होगा।
बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने इससे पहले हमारे गुज़िश्ता कई व्लॉग में इस खतरे की निशानदही की है कि जनवरी जो है आपको टर्मॉइल नज़र आ रहा है। इंतशार तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई माह से मौजूद है। आप क्या समझते हैं अवाम जो हैं, जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उम्मीद रखे हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि हालात जनवरी में आपको मज़ीद ख़राब नज़र आ रहे हैं? एक बात तो काफ़ी प्रोग्राम्स में मैं बार-बार कर रहा हूँ कि ये जो हालात की बेहतरी वाली कहानियाँ हैं ना, ये तो भी आप लोग सारे भूल जाएँ। ये हालात में बेहतरियाँ आने के लिए ना वो मुँह ही और होते हैं, वो ऐसी कौमें नहीं होती, वो ऐसी नेशंस नहीं होती। उनकी जैसे कहते हैं ना कलेक्टिव विज़डम होती है, कोई ज़हन सलामत होते हैं। हम आप तो मज़ाक ही मज़ाक देख रहे हैं, अपना भी, अपने सिस्टम का भी और सारा। कम से कम मैं मतलब बतौर एस्ट्रोलॉजर तो चलो आप लोगों को जैसे कहते हैं डरा ही रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे बतौर एस्ट्रोलॉजर नहीं बीइंग अ पाकिस्तानी या इसके शहरी होने के नाते अगर मुझसे जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत अकल दी है या इल्म दिया है या व्हाटएवर, तो उस फ़रासत से भी मुझे नहीं नज़र आता कि इसके अंदर से अच्छी उम्मीद कहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब समझ रहे हैं कि जी मैं गलती था मुझे उतारना और वो सब, तो फिर अब उसकी दुरुस्तगी के लिए एक और गलती कर दी गई है। तो फिर ये गलतियों के सीक्वेंस से होप कहाँ से ले रहे हैं और अच्छाई कहाँ से सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रही। तो वो इमरान खान साहब का तो अक्सर कहना है, हमेशा कहा है उन्होंने कि इस मुल्क की बेहतरी का वाहिद हल ये है कि इस मुल्क में साफ और शफ़ाफ इंतखाबात कराए जाएँ, चाहे वो जो सी भी पार्टी जीते। तो वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो देखिए आपको लगता नहीं है कि बेहतर हो जाएँगे हालात? देखिए, आप हमें ना बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल जो ये है ना डेमोक्रेसी जो भी सिस्टम, ये हमें सूट ही नहीं कर रहा। क्योंकि इसके लिए होना तो ये चाहिए कि अवेयर नेशन हो, उनका एजुकेशनल लेवल जो है वो हाई हो और एजुकेटेड लोग वोट दें, जो किसी सेंस पे दें, जो किसी प्लान पे वोट डालें, जैसे बाहर की जमहूरियतों में होता है। यहाँ तो आप अंगूठा छाप लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उन्होंने जाके उनकी तादाद भी ज़्यादा है, वो जिधर भी 5,000 बिरयानी की देग, मोटरसाइकिल ये सारा जिधर भी डालेंगे वो आपका नसीब भी ले जाएँगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप हम जो सो कॉल्ड बाशऊर कह सकते हैं पढ़े-लिखे लोग, उन लोगों ने जो इस तबके को इग्नोर किया है या इस तबके के लिए काम नहीं किया मिल-जुल के, इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं लाए, बिज़नेसमैन ने नहीं अपना इनपुट दिया। बस बाकी भी मैं समझता हूँ आप हम सबका ही एक सोशल पार्टिसिपेशन बहुत कम रही, जिसकी वजह से हमारा माशरा कोई अच्छा बाशऊर माशरा नहीं बन सका। तो अब इसके अंदर आप खुद बताएँ कि एक अंगूठा छाप गाँव का देहाती, उसको जो सिर्फ़ जिसने 2 माह से पेट भर के गोश्त नहीं खाया या उसको पता नहीं बकरा ईद पे मिला था, उसको अगर पेट भर के गोश्त मिल जाए और वो उस जलसे में चला जाए या उधर जाके वो अपना किसी भी एक्टिविटी का पार्ट बन जाए आपके मुस्तकबिल की, तो वो फिर कैसा मुस्तकबिल आपका सँवारेगा, वो आप खुद बता दें। तो शायद इसी वजह से अब तक हम वो शिकंजों से भी नहीं निकल सके जो ये आईएमएफ के और बाहर की बैरूनी ताकतों के और उन शिकंजों में शायद अब हमें एक जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम पीक देखनी है, तो शायद उसके बाद वो वर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमें जैसे कहते हैं ये एहसास हो जाए सबको, बैसियत कौम कि यार अब इंडिविजुअलिज़्म को छोड़ें और मिल के एक नेशनल इंटरेस्ट में काम करना शुरू करें, सब के सब। बिल्कुल ठीक सरकारी है। से लेके, प्राइवेट से लेके जितने मुलाज़मीन, किसी भी इदारे के पढ़े-लिखे लोग और फिर शायद जाके मैं समझता हूँ कोई ऐसी मूवमेंट चले, जो कि पाकिस्तान को रीबिल्ड करने में काम आ सके। इस एक्सिस्टिंग सिस्टम के तहत और इस एक्सिस्टिंग जो हमारी मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम हाल है, उसके अंदर से खैर निकाल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए और हम ये समझते हैं कि अगर हमारी आवाम के अंदर शऊर की सियासी शऊर की कमी है और अगर वो तालीम हासिल नहीं कर सकी और हमारा लिटरेसी रेट कम है, तो उसके भी ज़िम्मेदार हमारे ये हुक्मरान हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।